Good afternoon to the audience. Yes. Please sit down. Thank You are Farooq Jain. Yes, sir. Sit here comfortable position. Be relaxed. पहली Because- चीज ये है इंटरव्यू के लिए हमारी तरफ से सलाह ये तनाव मत रखो, सवालों का जवाब नहीं आए तो सिंपली बहुत जेंटली कह दो सॉरी आई एम नॉट रिकलेक्टिंग। that- बजाय इसके कि जो बोर्ड को घुमाओ या अपने फैक्ट्स इंट्रोड्यूस करो, इसमें फैक्ट्स ये जुड़ जाए तो ये हो जाए, नथिंग लाइक। आपने लॉ कब किया बेटा? सर मैंने 2018 में अपना लॉ कंप्लीट कंप्लीट कर लिया। कहाँ से किया? सर महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज से कंप्लीट अच्छा। किया। 2018 we are running in 2024. जी सर। What were you doing for last 6 years? सर 2018 से मैंने आरजीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। लास्ट मैंने 2021 में भी दिया था। साथ ही मैं आरजीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और लास्ट 3 साल से मैं जो बच्चे मतलब हाई फीस नहीं पे कर सकते जुडिशरी के लिए, तो मैं उन्हें नॉमिनल चार्जेस पे पढ़ाती हूँ। You are coaching the law students for RJs? यस Yeah, for law, only law classes. सर, लॉ और जुडिशरी दोनों में। अच्छा, गुड। तो आपका सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें मास्टरी है, आपकी स्पेशलाइजेशन है? मुझे पांचों मेजर लॉ सही लगता है, बराबर इक्वली। उनमें भी थोड़ा सा सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड, रेस सब जुडिस जी। क्या है? नटसेल इतनी लंबी अपने को परिभाषा नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्या है रेस सब जुडिस? सर यदि कोई केस किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो सेम क्वेश्चन पे कि कोई अन्य कोर्ट उन्हें प्रोसीड विद ट्रायल नहीं करे यदि क्वेश्चन सेम है सब्सटेंशियली या डायरेक्टली, या पार्टी सेम है या पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। या दोनों कंडीशन जरूरी है, पार्टी भी वही हो और इशू भी वही हो, so that is the key. या क्यों बोला आपने? मैं दूसरे वाले शब्द के लिए मैंने यहाँ प्रयोग किया पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, या तो पार्टी सेम है या पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। So basically, if a case is pending in a court and another suit between the same parties on the same subject matter directly essentially in issue यही है, तो वो दूसरा दावा स्टे होगा। क्या होगा? प्रोसीडिंग उसमें है, ट्रायल स्टे होगी, रिजेक्ट का नहीं है कहीं भी। ऑन दी कॉन्ट्रेरी रेस सब जुडिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिकेशन, उसमें क्या स्टे होता है और क्या अलग हटता है, क्या सुनवाई होती है, या स्टे होता है या सुनवाई नहीं होती है। रेस जुडिकेटा में यदि कोई केस हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है तो कोई अन्य कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, इंस्टीट्यूशन बार्ड है यदि पार्टी सेम है और पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है या क्वेश्चन सब्सटेंशियली सेम है या डायरेक्टली सेम है। इंस्टीट्यूशन ही नहीं होगा, उसका चलेगा क्योंकि इट हैज बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। एक शब्द आपने जो मिसिंग किया है वो ये बाय द कॉम्पिटेंट, वो कोर्ट उस केस को सुनने के लिए सक्षम थी, तभी होगा। सेशंस ट्रायल क्या क्या स्टेज है, कैसे शुरू होगी सेशंस ट्रायल? बिगिनिंग टू द एंड। सर 225 से स्टार्ट होती है सेशन ट्रायल। आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन, आप सेक्शंस तो भूल ही जाइए, स्टेज बताइए कौन कौन सी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट करेगा, यदि कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है अक्यूज के खिलाफ तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे स्टार्ट करेगा? ये किसी बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे स्टार्ट करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कोर्ट जो चार्जेस बन के आए हैं, चार्जशीट पेश हुई है उसके खिलाफ, तो वो उसको कोर्ट बन केस कमिट हो गया है मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास, क्या हो फ्रेम नहीं है, चार्जशीट आई है, वो कॉग्निजेंस लेकर के मजिस्ट्रेट ने उसको कमिट किया है कि आप ट्रायल करोगे, हम नहीं कर सकते। सर द प्रोसिक्यूटर विल ओपन द केस, जैसा मेरा केस ये है, इसमें चलना। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? डिस्चार्ज कर देगा। कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है अक्यूज के खिलाफ तो कोर्ट डिस्चार्ज मतलब अक्यूज को चार्जशीट को पढ़ करके और मन बनाने केस नहीं बनता तो डिस्चार्ज कर देगा। अक्यूज को मतलब सबको सुनेगा, पार्टीज को सुनेगा, फिर डिस्चार्ज। ये स्टेज
hearing both the parties, after hearing both the parties, जी सर। यदि चार्ज नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज होगा, जी सर। फिर चार्ज फ्रेम होगा, फिर चार्ज फ्रेम होने के बाद में फिर कैसे आगे बढ़ेगी? कोर्ट विल आस्क कि डू यू प्लीड गिल्टी, और यदि वो कहता है कि मैं प्लीड गिल्टी करता हूँ तो कन्विक्ट कर देगा। यदि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है उसके आंसर से, या कोर्ट को उसने मना कर दिया गिल्टी प्लीड करने के लिए, तो फिर आगे प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस आएंगे। 313 के बयानी मुलजिम होगा, उसके बाद डिफेंस के एविडेंस आएंगे, आर्ग्यूमेंट होगा, और चार्ज पे जब सुना है ना कि भाई आप चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, तो अक्यूज से पूछा क्या कहेगा? सर आप मुझे मार दो, केस को यही खत्म कर दो, मैं तो इस केस को स्वीकार कर लिया। तंग आ गया पुलिस की परेशानी से भी और आपकी है। जी सर। तो क्या नहीं सर, सब कर जो कोर्ट ऑफ सेशन वो है, कह रहा है सर मेरे को तो सजा दे दो। नहीं, उसमें आपने 3 शब्द दे रखे हैं कि यदि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता कि उसे कन्विक्ट नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। तो वो कैसे, कौन सा प्रोजेक्ट? देखो जज भी प्रोविजन भी तो चलेगा ना, कैसे करेंगे? जितना मुझे याद आ रहा है उतना 240 में लिखा हुआ है। कन्विक्ट, शैल कन्विक्ट नहीं कन्विक्ट, लगा ये वॉलेंट्री नहीं है। जी गिल्टी इज नॉट इनवॉल्यूटरी, कुछ शर्तों के साथ है, कुछ दबाव में लग रहा है, स्वैच्छिक नहीं लगता है, तो ऐसे नहीं होगा। ये तनाव में है, प्रक्रिया प्रक्रिया से हो रहा है, लेकिन ये इसको तो डिफेंस को मौका मिलना चाहिए। जी सर। पीपीसी के मुताबिक, सीपीसी के अनुसार एक धन की कोर्ट ने पारित किया, उसके बाद बहुत पार्टी एक 400 के कोर्ट ने धन की डिक्री जारी करी, एक धन की डिक्री जयपुर की कोर्ट ने जारी की। अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग टाइम का अमाउंट था, पार्टी सेम। ओके। जो निर्णित ऋणी है उसकी एक संपत्ति जो बाहर में गिर, जी। उस धन की डिक्री के संदाय के बाद समर्थन में चाकसू कोर्ट वाले ने भी उसको अटैच कर लिया और जयपुर कोर्ट वाले ने भी उसको अटैच कर लिया। समझ गए सर। देन कौन सी कोर्ट उसको करेगी, ये कैसे करेगी? अटैचमेंट और डिक्री के संबंध में जो भी कोर्ट हायर रहता है, तो यदि जयपुर का कोर्ट जैक्सू से हायर है तो उसकी डिक्री अटैच करने को मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि दोनों कोर्ट इक्वल है तो जिसने पहले अटैच किया उससे प्रायोरिटी दी जाएगी। कौन से सेक्शन में है ना? सर सेक्शन ऑर्डर में लिखा हुआ है, मुझे इतना याद आ रहा है। अंतर्वर्ती लाभ क्या होते हैं? मैसने प्रॉफिट। यदि कोई पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में है तो उसके द्वारा जो लाभ कमाए जाते हैं या जा सकते थे ड्यू डिलिजेंस से, अलोंग विद इंटरेस्ट एंड माइनस जो किसी जो रॉन्गफुल पोजीशन वाले पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वह मैसने प्रॉफिट है। सीआरपीसी के अनुसार जैसे व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति देते हैं। जी सर। कौन कौन से सेक्शन में है और कैसे कैसे देते हैं? सर जितना मतलब मुझे इसको अपन कह सकते हैं पर्सनल प्रेजेंस से कोर्ट उन्मुक्ति दे देगी कि भाई आपको हर तारीख पे आने की जरूरत नहीं। जी सर। चार्जशीट पेश हुई, चार्ज लगा दिया, चार्ज के बाद मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं। एक्यूट एप्लीकेशन लगाता साहब, मैं जो बूढ़ा आदमी हूँ 80 साल का हो गया, चार दूर से आता हूँ, इसलिए मुझे पर्सनल अपीयरेंस पर उन्मुक्ति दी। कौन कौन से केस में दे सकता है मैं? सर सेक्शन 206 में यदि पेटी ऑफेंसेस हैं तो उन केस में पर्सन को आने की जरूरत नहीं, और 317 में इसका प्रोविजन है कि यदि कोर्ट को परसिस्टेंटली डिस्टर्ब कर रहा है वह पर्सन, इस केस में कोर्ट बुलाएगा नहीं। कोर्ट नहीं बुलाएगा? बुला सकता है, यदि कोर्ट को लगता है कि उसे बुलाना चाहिए तो वो बुला ले। क्या ऐसा व्यक्ति जिनको पर्सनल टेंडेंसी से उन्मुक्ति दी हुई थी, जी, क्या 313 के बयान दिए उसको बुलाना आवश्यक है? सर 313 के प्रोविजन में दे रखा है, उन्हें बुलाना आवश्यक नहीं है, जिसे पर्सनल अपीयरेंस से उन्मुक्ति दी गई है। सभी मामलों में, चाहे वो 302 का हो,
सर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी कि इसमें शायद नहीं, इसमें मे प्रोविजन है, कोर्ट बुला सकता है। नहीं, कोर्ट तो बुला ही ली, कोर्ट को कोई रोक ही नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं क्या 313 लेखबद्ध करना मैंडेटरी है क्या हर केस में? क्या बिना 313 एक क्यों लिखे? क्यों उसको अपन ने पर्सनल अपीयरेंस में मुक्ति दी हुई है, जी तो क्या 313 के कथन से उसको मुक्ति दी जा सकती है क्या? सर 313 में वैसे तो उसका लेना बहुत आवश्यक है, 313 के जो बयानी मुलजिम होता है, लेकिन अपीयरेंस से मुक्ति दी गई है तो वहां समन केसेस जो समन ट्रायल है तो उसमें अक्यूज का आना जरूरी नहीं। यस, ठीक कुछ क्या किसी अपराधी को प्राइवेट आदमी पकड़ सकता है? यस सर, प्राइवेट किन पर्सन। परिस्थितियों में पकड़ सकता सर यदि प्राइवेट पर्सन ने देखा कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस है और वो पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो इन परिस्थिति में प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। है? नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा? नॉन बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं किया जा सकता, कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है। बेल कब अप्लाई कर सकता है? एज पर यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 437 के अंदर प्रोविजन है, कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है। यदि दो जो सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, लिमिटेशन की डेथ और एलआई से पनिशेबल नहीं हो, या उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, या वो प्रीवियसली 2 कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं हो 3 से 7 साल के बीच, उसमें वो कोर्ट का डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग बेल मिल सकती है। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे अपन ने दावा फाइल किया जी है ना, दावे में 2 पार्टी होती है, प्लेंटिफ और नॉन प्लेंटिफ, अब दोनों ही नहीं आए कोर्ट में, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सर ऑर्डर 9 के अनुसार सूट डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर उस सूट की क्या अपील होगी या हाई कोर्ट में जाएगा या क्या उसी कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन? सर फ्रेश सूट अप्लाई नहीं हो सकता, कोर्ट रिस्टोरेशन के लिए प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पारुल, अभी जैसे आपने कहा कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है कोई एक्यूज, तो प्राइवेट आदमी उसे अरेस्ट कर सकता है। एक एग्जांपल दो, वकील साहब के पड़ोस प्राइवेट आदमी को क्या पता कॉग्निजेबल किया कि नॉन कॉग्निजेबल किया, हाउ कैन ही कम टू नो दिस? उसका बेचारे को कॉग्निजेबल का पता ही नहीं, उसे तो मुलजिम मारते हुए भागा, उसने पकड़ लिया, उसने देखा मेरे सामने गोली चलाई, उसको मौका लगा, उसने पकड़ लिया, क्या गलती की है? उसको क्या पता कॉग्निजेबल कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल है? उससे ये जिम्मेदारी इस पे कैसे डाल सकते हो? सर मुझे समझ में आई थी। अच्छा, चलो तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। वकील साहब के पड़ोस में एक बदमाश रह रहा है, कलकत्ता से आके कलकत्ता में हत्या करके आ रखी है। एक आदमी कहता है वकील साहब से कि सर वो हत्यारा इनके पड़ोसी घर में रह रहा है। हम्म अब वकील साहब कोर्ट में जाते हैं, हम्म मजिस्ट्रेट साहब को कहते हैं सर वो हमारे पड़ोस में एक हत्यारा रह रहा है, हत्या करके आ रखा है कलकत्ता में। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन तो दे दी उन्होंने, कोई किसी पर्सन ने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने दे दी, इनके पड़ोस में देता था अच्छा। वकील साहब के पड़ोस सर में। जो मजिस्ट्रेट है, क्योंकि अदर देन जुरिडिक्शन है, तो मजिस्ट्रेट जो सर है वो प्राइवेट पर्सन की तरह उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं यदि इन्फॉर्मेशन दे दी तो। पूरा ही गलत हो गया, पहला क्वेश्चन भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। 187 दिया हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दी जाती है तो मजिस्ट्रेट समन कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, कोर्ट हाँ पूछ जी, लेंगे हाँ जी, उससे। मुझे याद है। 187 है सीआरपीसी का। जी सर, जी सर। अच्छा, एक बार क्या सलमान खान जोधपुर आए और उन्होंने चिंकारा को मार दिया, अरेस्ट हुए, जेल चले गए। जेल जाने के बाद क्या हुआ कि फिर वो उनकी जमानत हुई, जेल चले जाने के बाद जमानत हुई, ट्रायल चल रही थी, वो आए नहीं तो वारंट इशू हो गया। वारंट इशू हो गया तो पुलिस पकड़ने चली गई। हम्म अम, मुंबई में, जी और मुंबई में पुलिस ने रिटेन कर लिया उसको कि चलो, तो चूंकि मुंबई से यहाँ लाना था तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, उनके वकील तैयार थे, उन्होंने 437 पेश कर दी, रिजेक्ट कर दी, सेशन में लगा दी, रिजेक्ट हो गई, हाई कोर्ट में लगाई, रिजेक्ट, हाई कोर्ट ने वो जमानत ले ली उसकी, तो बम्बई में जमानत ली थी उसकी। अब मुझे ये बता दो सीआरपीसी के कहाँ है प्रोविजन थी बम्बई में जमानत ले ली उस हाई कोर्ट सर 267 प्रोडक्शन वारंट जितना मैं याद में? जमानत हाई कोर्ट ने कैसे ले ली वहाँ? बिना प्रोविजन के कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी सर,
जितना मैं याद कर पा रही हूँ, सेक्शन एक जगह मतलब किसी अन्य जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, नॉन हाई कोर्ट और 81 है इसमें सीआरपीसी में, हाँ है ना? 81 में है ये सब चीजें। वहाँ जितना मैं याद कर पा रही हूँ, कोर्ट ऑफ सेशन या सीजेए में है शायद। 81 में है जुडिक्शन से बियॉन्ड जाके जमानत कोई कोर्ट ले सकती है, तो 81 में दी थी उसको जमानत। ये रियल केस ही था। ठीक है सर, मैं ठीक एक है बार सर, पढ़ लूंगी। ठीक। एक ट्रांस वो आती है बेल, जो हाई कोर्ट को पावर है। हाई कोर्ट क्या को है नहीं, सारों को ये वहां पर मजिस्ट्रेट भी ले सकता था। हाँ, वो उसमें 81 में, अप्लाई 81 में आप दूसरे कोर्ट में ठीक है सर। प्लेस ऑफ ट्रांजिट बेल होती ट्रांजिट ट्रांजिट बेल होते हैं तो पहले। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन को कौन हटा सकता है? मान लो हटाना हो इलेक्शन कमीशन, सर, मुझे इसका प्रोविजन ऐसे याद आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जैसे इनका इम्पीचमेंट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को हटाने के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है क्या? सर मुझे याद नहीं। अरे 124(4) में दे रखा है प्रोसेस ऑफ रिमूवल, शब्द प्रयोग हुआ है। इम्पीचमेंट तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हुआ है, जी सर। ठीक है ना? लेकिन इलेक्शन कमिश्नर नहीं हटता इससे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटेगा। ठीक है सर। इलेक्शन कमिश्नर उसके अप्रूवल पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अप्रूवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा देगा। ठीक है सर। ठीक है सर, ये पूछ रहे हैं। चेयरमैन राज्यसभा कौन है? चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, सर मिस्टर जगदीप धनखड़ जी। क्या उनका सिलेक्शन हुआ? सर उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो पोस्ट रहती है राज्य। गुड। Who is the स्पीकर ऑफ लोकसभा? सर ओम बिरला जी, जितना मैं याद कर रहा हूँ। सिलेक्शन हुआ या कैसे इलेक्ट हुए, कैसे हुआ, उनका चुनाव कैसे हुआ? सर मुझे